हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश घटना चक्र तथ्यसार को हम लोग कवर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया जा चुका है। आज की इस लेक्चर में हम लोग जो कवर कर करंट अफेयर्स चल रहा है टॉपिक, तो हम लोग अभी तक जो है सम्मेलन और आयोजन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चित व्यक्तित्व से सर्वे करेंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो आप ज़रूर कम आने वाले जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के लिए रामबाण है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चर्चित व्यक्तित्व तो ये है अंजना गुप्ता। मई 2023 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ के वार्ड से अंजना गुप्ता ने 92.76% मत हासिल कर उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जो है भाजपा से पार्षद पद की प्रत्याशी थी। उनके वार्ड में कुल जो है 10,700 वोट में से इनको जो है 5,078 वोट मिले, 78 वोट पड़े, जिसमें से अंजना गुप्ता को 5,078 में 4,714 मत प्राप्त हुए। तो ये हैं अंजना गुप्ता। कहाँ से पार्षद पद की प्रत्याशी रही हैं? तो यह अलीगढ़ के वार्ड से। अगले व्यक्तित्व हैं अमित कुमार। 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। किस चक्र से? शौर्य चक्र से। मेरठ निवासी हैं ये अमित कुमार। इनको शौर्य चक्र से श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में 12 अक्टूबर 2020 को आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने हेतु प्रदान किया गया है अमित कुमार को। तो हाल ही में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को किससे सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से। तो ये अमित कुमार मेरठ के निवासी हैं। अगले हैं देवेंद्र सिंह चौहान। 3 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक पैनल में शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि यूपीसीए में पहली बार यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्हें राजीव शुक्ला के इस्तीफा देने के बाद रिक्त पद पर शामिल किया गया है। इनके जुड़ने से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में निदेशकों की संख्या 13 हो गई है। तो हाल ही में देवेंद्र सिंह चौहान चर्चा में रहे, जो कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जो है एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इनको जो है वो पहली बार शामिल किया है सदस्य के रूप में। तो ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक हैं, पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। अगले हैं सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा क्यों चर्चा में रही? तो ये लखनऊ की सौम्या मिश्रा हैं। सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के टोरंटो शहर में पहली बार मिलेट सेवा और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन हुआ था, इसलिए चर्चा में रही है। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। 26 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये है न्यायमूर्ति यानी जज प्रीतिंकर दिवाकर। तो प्रीतिंकर दिवाकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वह इलाहाबाद के कौन से होंगे? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश की राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उन्हें 13 फरवरी 2023 को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो कार्यकारी नहीं, अब ये जो है पूर्ण रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 26 मार्च 2023 को। तो ये 50वें होंगे। इसके पहले राजेश बिंदल थे। तो राजेश बिंदल जो है अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो जगह खाली हुई, तो अपना ये 50वें आ गए। तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। अगले है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये व्यक्तित्व चर्चा में क्यों रहे हैं? फरवरी अंत 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। योगी जी उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो लगातार 6 वर्ष से अधिक समय से इस पद पर आसीन हैं। अभी तक कोई 6 वर्ष लगातार रहा ही नहीं। अब तो ये 5 वर्ष और पूरा करेंगे, तो 5 5 10।
योगी से पूर्व 1954 से 60 के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन यानी 365-66 दिन नहीं पूरा किए, 6 साल 345 दिन रहे। इसके पहले जिनका जो सर्वाधिक लंबा अवधि रहे इनके, अब योगी जी ने इनका रिकॉर्ड दिया तोड़। अब लगातार 6 वर्ष हो गया है, अब तो 10 भी हो जाएंगे। आगे चलते तो अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी जी ने बनाया। इसके पहले किसके पास था रिकॉर्ड? डॉक्टर संपूर्णानंद 345 दिन, 20 दिन और होते तो 6000 हो गए। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं, ये चर्चा में क्यों रहे हैं? तो 22 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का नया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रामनगर के रहने वाले हैं। इससे पूर्व वह भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो वर्तमान में देश के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है। यह उत्तर प्रदेश के निवासी बलिया जिले के रामनगर के रहने वाले हैं। अगला है श्रेयस हरीश, तो ये चर्चा में क्यों रहे हैं? 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर निवेशक सम्मेलन उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर, तो ये सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया है। बंगलुरु निवासी हरीश किसी विश्व बाइक रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये चर्चा में रहे हैं और ये बंगलुरु निवासी हैं, यूपी की निवासी नहीं है, क्योंकि ये लखनऊ में आयोजित रहा है उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। तो यहाँ पर जो है ये सबसे युवा मोटर बाइक रेसर रहे हैं श्रेयस हरीश। इनको मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला है केसरी नाथ त्रिपाठी, तो केसरी नाथ त्रिपाठी 8 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्ष 91 से 93, 97 से 2002 और 2000 से 2004 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के 3 बार। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और इस बीच उन्हें बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्यों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। पहली बार वे वर्ष 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के टिकट पर झूंसी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और वित्त व बिक्री कर मंत्री बने थे। वर्ष 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद वर्ष 1989, 91, 93, 96 और वर्ष 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए थे। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा लेखक और कवि भी थे। तो केसरी नाथ त्रिपाठी अगर पूछा जाता है तो पूछ लेंगे, तो ये जो है इनकी 8 जनवरी 2023 में मृत्यु हुई, निधन हो गया। तो ये पूर्व राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा इनका पूरा दिया है डाटा। आगे बढ़ते हैं कि इनका ज़्यादा राजनीतिक करियर जो रहा यूपी से। आगे बात आती है सानिया मिर्ज़ा की, तो ये सानिया मिर्ज़ा है। दिसंबर 2022 में सानिया मिर्ज़ा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की। तो भारत देश की पहली मुस्लिम लड़की कौन है? सानिया मिर्ज़ा। तो पहली मुस्लिम लड़की भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली। तो ये फाइटर पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की कौन सी पहली मुस्लिम लड़की है ये। उन्होंने भारतीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA, तो नेशनल डिफेंस अकादमी परीक्षा में कितनी रैंक रही है इनकी? 149, 149वीं रैंक प्राप्त की। सानिया मिर्ज़ा यूपी से हैं, तो यूपी के किस ज़िले से हैं? ये मिर्ज़ापुर ज़िले के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली हैं सानिया मिर्ज़ा। तो हाल ही में भारत देश की पहली मुस्लिम लड़की जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के लिए चुनी गई, इनका नाम क्या है? ये सानिया मिर्ज़ा है। और किस ज़िले से हैं? मेरठ, मतलब मिर्ज़ापुर ज़िले से, याद रखिए मिर्ज़ापुर ज़िले।
है ना। नाम में इनकी छिपा है भाई, नाम क्या है इनका, सानिया मिर्जा। तो मिर्जा कहाँ से होंगी, मिर्जापुर से, इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। अगले आते हैं इरशाद मिर्जा। 4 दिसंबर 2022 को रेड टैप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध लेदर निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्जा का निधन हो गया। इरशाद मिर्जा ने कंपनी की शुरुआत वर्ष 1979 ईस्वी में की थी। वह राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। इरशाद मिर्जा चमड़ा निर्यात परिषद की अध्यक्ष, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रबंध समिति की सदस्य तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की निदेशक भी रहे थे। आगे है मुलायम सिंह यादव। कौन, मुलायम सिंह यादव। 10 अक्टूबर 2022 को, कौन सा डेट है, 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे। तो मैनपुरी से लोकसभा सदस्य रहे भाई, मृत्यु हो गई 2022 में। 24 से पहले इलेक्शन नहीं तो उपचुनाव हुआ, तो वहाँ से इनकी बहू बन गई डिम्पल यादव। तो मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे और 7 बार जो है ये एमपी भी रहे। तो 7 बार क्या हो गई एमपी, लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वे 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे, यानी 10 बार विधायक, बाप रे, 10 बार एमएलए और 7 बार एमपी। चलिए, वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1992 ईस्वी में। वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के। कब कब, वर्ष 1989 से 91, 93 से 95 और 2003 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार रहे, 3 बार। वर्ष 1996 से 98 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल के कैबिनेट में जो है रक्षा मंत्री भी थे, 96 से 98। फिर उनको जो है 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। वर्ष 2023 में प्रदत्त पद्म पुरस्कारों से के तहत उन्हें मरणोपरांत जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपसे यूपी स्पेशल ने पूछ लें कि मुलायम सिंह यादव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछ लें। वह उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहला ही कथन आपका क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 3 ही बार थे। वह 7 बार विधायक, यानी 10 बार विधायक रहे और 7 बार एमपी, तो यह कथन सही होगा। उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, तो यह भी कथन सही होगा। वह देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो यह भी कथन सही होगा। तो इस तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। बाकी सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड आप जानते हो किसके पास है, बहन कुमारी मायावती। सर्वाधिक बार कितनी बार है, 4 बार है रिकॉर्ड इनके पास। और उत्तर प्रदेश की 2 महिला मुख्यमंत्री अभी तक हुई हैं, एक बहन कुमारी मायावती, उसके पहले तो दूसरी बहन कुमारी मायावती पहले सबसे जो रही हैं वो आपका यानी वो 63-67 वाले में, 1963-67 के दौरान कौन था, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी और बहन कुमारी मायावती अभी तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं। अब आगे कोई होगा कि नहीं, भविष्य तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं जागृति यादव की। 2 अक्टूबर 2022 को लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव, 20 वर्षीय हैं, एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी थी। जागृति एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की 6वीं विजेता है। वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो जागृति यादव लखनऊ की हैं, 20 वर्षीय हैं और एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी थी। बढ़ते हैं आगे। अगले हैं राजू श्रीवास्तव, गजोधर भैया। आइए भाई। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता राजू श्रीवास्तव गजोधर भैया के उपनाम से प्रसिद्ध
इनका 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक तौर पर गजोधर भैया जो है वर्ष 2014 से भाजपा से जुड़े थे। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। राजू श्रीवास्तव ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आदि फिल्मों में अभिनय भी किया था। वह स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री द्वारा नामित भी हुए थे। राजू श्रीवास्तव का मूल नाम क्या था? सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। नाम मूल क्या था इनका? सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। अगले व्यक्तित्व हैं रामवीर उपाध्याय। 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया। रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में 4 बार ऊर्जा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वह 5 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक भी बने थे। 5 बार, 96 ये सब है ना। पहले 3 चुनाव में उन्होंने हाथरस विधानसभा क्षेत्र से और वर्ष 2012 में सिकंदराबाद विधानसभा से क्षेत्र से तथा 17 में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वर्ष 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने हाथरस को अलीगढ़ से पृथक कर नया जिला बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हाथरस जो है बना है जिला अलीगढ़ से अलग होकर के। बढ़ते हैं आगे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी अगस्त 2022 में भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष जो है वर्तमान भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। उनसे पूर्व स्वतंत्र देव सिंह इस पद पर थे। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 30 अगस्त 2022 को श्री चौधरी ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनके पास था पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो पंचायती राज जो है ये विभाग इनके पास था, तो ये अब अध्यक्ष बन गए तो इस्तीफा देंगे ही। अगले है डॉक्टर नवनीत यादव। कौन? नवनीत यादव जी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोधार्थी रहे डॉक्टर नवनीत यादव को विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप मिली है। तो हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी न्यूटन इंटरशिप फेलोशिप पाने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो ये डॉक्टर नवनीत यादव हैं। डॉक्टर नवनीत ने मार्च 2022 में इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया था। इसके तहत उन्हें क्लस्टर बीम डिपोजिशन प्रक्रिया से नैनो पार्टिकल बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी उन्हें 1,31,25,000 रुपये की फेलोशिप प्रदान की है। डॉक्टर नवनीत स्वानसी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 2 वर्ष तक इस पर शोध करेंगे। इस शोध के तहत नैनो पार्टिकल्स से कैंसर के इलाज और एंटीबैक्टीरियल दवाओं की खोज की जाएगी। अगले व्यक्तित्व हैं सैयद सिबते रजी। 20 अगस्त 2022 को झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रजी का लखनऊ में निधन हो गया। क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश से रहा है तो यूपी से इस पे, तो उनका जन्म 7 मार्च 1939 को रायबरेली जिले में हुआ था। वह 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। अगले व्यक्तित्व हैं रूपल चौधरी। तो 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मेरठ जिले की रूपल चौधरी, तो यह मेरठ जिले से हैं उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.85 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता है। पदक कौन सा लिया है? तो कांस्य पदक जीता है। कोलंबिया में आयोजित रहा है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। ये रूपल चौधरी हैं मेरठ जिले उत्तर प्रदेश से। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.85 सेकंड 51.85 सेकंड 1 मिनट भी नहीं, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। 2 अगस्त 2022 को इसी चैंपियनशिप में उन्होंने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। इसी के साथ रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय बन गई हैं। अगले व्यक्तित्व हैं अन्नू रानी जी। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम
इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ की, ये भी मेरठ की, मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक जीता है। कितने मीटर? 60 मीटर। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में यह उपलब्ध हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगले व्यक्तित्व हैं भोजपुरी स्टार, भोजपुरी क्या है तो बॉलीवुड टॉलीवुड है ना, हॉलीवुड, ये सब काम किया। चलिए रवि किशन जी हैं, क्या भाई इनका है? 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। तो योगी जी जब रहे उनके बाद ये बन गए, अपना सीट खाली हुई, वो मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सीट से ये है गोरखपुर से। बीच में भी उपचुनाव हुए थे लेकिन अब वर्तमान में है गोरखपुर से। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि यदि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह रवि किशन शुक्ला को। अगले हैं व्यक्तित्व असीम अरुण। कौन है? असीम अरुण। 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार जो है प्रदान किया है। वह इस आयोग का नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक इस पद पर रहेंगे। तो ये एक तरह से जो है ये प्रभार इनको सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभार या इनको दायित्व दिया गया है। तो ये कौन है? असीम अरुण है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अगले व्यक्तित्व हैं उत्तर प्रदेश की गीतांजलि श्री, रेत समाज वाली। मई 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हिंदी की पहली रचना है जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। ध्यातव्य है कि गीतांजलि श्री का जन्म 1957 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। अगले व्यक्तित्व हैं अजय कुमार मिश्र। कौन है? अजय कुमार मिश्र। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने इस पद पर राघवेंद्र सिंह का स्थान ग्रहण किया है। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल कौन सा राज्य के नए महाधिवक्ता, यानी आर्टिकल अनुच्छेद जो है संबंधित वो है राज्य महाधिवक्ता का क्या है, संविधान का आर्टिकल 165 है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के नए महाधिवक्ता कौन है? तो अजय कुमार मिश्र हैं, इनको बनाया गया है। 10 मई 2022 से हैं ये। आर्टिकल आपसे बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जैसे कि आर्टिकल आपका 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह जो है अजय कुमार मिश्र बने हैं नए महाधिवक्ता। चलिए अगला है आपका, तो चर्चित व्यक्तित्व आपकी कंप्लीट हुए। अब है आपका चर्चित स्थल। तो जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल चर्चा में रहे हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगरा एवं मथुरा जिले में हेलीपोर्ट। पहला क्या है? आगरा एवं मथुरा जिले में हेलीपोर्ट। 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा एवं मथुरा जिले में स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी ट्रिपल मोड पर विकसित एवं संचालित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। दोनों हेलीपोर्ट को विकसित एवं संचालित कराए जाने हेतु मिसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अनुसार जो है वो दर्ज प्रतिवर्ष जो है कितना 25 लाख रुपए
तो 25 लाख, गजब हाल है, 25 लाख 5 रुपये प्रति वर्ष है। तो 25 लाख 5 रुपये प्रति वर्ष अनुबंध के अनुसार वृद्धि के साथ जो है लीज पर दिया गया है। तो आगरा मथुरा जो जिले के हेलीपोर्ट हैं इनको जो है लीज पर दे दिया गया है और प्रत्येक साल जो है 25 लाख 5 रुपये है, 25 लाख 5 रुपया, ठीक है। ऑप्शन में आपसे पूछ ले 25 लाख तो आप सीधे कहें 5 रुपये तो होगा नहीं, लेकिन 25 लाख 5 रुपये है प्रति वर्ष। अनुबंध के अनुसार वृद्धि के साथ जो है दर लीज जो है वो लिया है, लीज पर दिया गया है सरकार के द्वारा। किसको दिया गया है? मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट एवं एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख 5 रुपये प्रति वर्ष के अनुबंध। उपर्युक्त हेलीपोर्ट्स को ट्रिपल पी मोड पर संचालित कराए जाने हेतु लीज पर दिए जाने के प्रमुख नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित किए जाने के पहले अपफ्रंट प्रीमियम यानी एक बार जो दी अपफ्रंट प्रीमियम की धनराशि 2,03,84,000 रुपये दिए होगी। उक्त हेलीपोर्ट को प्रथमतया 30 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दिया जाएगा। 30 साल की लीज पर है, ये पहली बार दिया जाएगा। विकासकर्ता को प्रथम 2 वर्ष विकास कार्य हेतु दिए जाएंगे तथा अनुबंध पुनः आगामी 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। तो पहले डेवलप कर लें ये अपना 2 साल तक मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद इसको 30 साल के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। कितना है भाई, कितना लेंगे? तो 25 लाख 5,000 रुपया, 25 लाख 5 रुपया, 5 रुपया प्रति वर्ष। चलते हैं आगे। अगला है बलरामपुर। बलरामपुर चर्चा में क्यों रहा है? तो 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर ग्राम में निर्मित थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया है। तो एग्जाम में पूछा यदि जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, तो यह बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट होगा। यह प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ होगा? तो यह आपका बनेगा कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? बलरामपुर में। लगभग 5.5 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित इस संग्रहालय की निर्माण लागत राशि कितना है? तो 33 करोड़ 62 लाख रुपए है। इस अवसर पर उन्होंने थारू संस्कृति पर आधारित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। ज्ञातव्य है कि इस संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में आदिवासी जनजातीय संग्रहालय बनाने की कार्य योजना भी बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ होगा? बलरामपुर होगा। और इसी की तर्ज पर राज्य सरकार सोच रही है कि लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी क्या है, संग्रहालय बनाने की कार्य योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त कन्नौज में एक बाल संग्रहालय, वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय, तो वाराणसी में कौन सा होगा? संत रविदास संग्रहालय। कन्नौज में एक बाल संग्रहालय। हस्तिनापुर, मेरठ एवं गोरखपुर में नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल चर्चा में रहा गाजियाबाद। कौन सा बात? गाजिया। 24 मई 2023 को केंद्रीय आयुष एवं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गाजियाबाद में स्थित भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग के ई ऑफिस पोर्टल और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह ऑनलाइन पोर्टल औषध कोष विषय पर लेखों की सॉफ्ट कॉपी तक पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो हाल ही में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग के ई ऑफिस पोर्टल और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। उद्घाटन करने वाले कौन रहे व्यक्ति? यह केंद्रीय आयुष एवं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला है आपका ग्रेटर अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर ग्रेटर अलीगढ़ को एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ग्रेटर अलीगढ़ को एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म द्वारा इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिजाइन एवं फोटोग्राफ्स तैयार किए जाएंगे। अगला स्थल ललितपुर चर्चा में क्यों रहा है? तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ललितपुर जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ पर होगी?
तो यह ललितपुर में होगी। इस पार्क के लिए प्रदेश सरकार ललितपुर जिले में पशुपालन विभाग की 1500 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित करेगी। इस फार्मा पार्क में निवेशकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार द्वारा 1560 करोड़ रुपए व्यय भी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहला जो फार्मा पार्क स्थापित होगा वह कहाँ पर? ललितपुर में। अगला चर्चा में रहा स्थल सुथनी गांव। सुथनी गांव तो 6 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील में स्थित सुथनी गांव में बायो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट का लखनऊ से वर्चुअल शिलान्यास किया। इस प्लांट का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस प्लांट में शहर से निकलने वाले गीले अपशिष्ट से बायो सीएनजी के अलावा जैविक खाद भी तैयार की जाएगी। इस प्लांट की प्रतिदिन 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी एवं 40 टन जैविक खाद की निर्माण क्षमता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के इस जिले में बायो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट का जो है वर्चुअल शिलान्यास लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह कहाँ पे होगा? गोरखपुर जिले में सहजनवा तहसील के अंदर स्थित है सुथनी गांव। इस प्लांट में शहर से निकलने वाले जो भी गीले अपशिष्ट हैं उनसे बायो सीएनजी के अलावा जैविक खाद भी तैयार की जाएगी। इस प्लांट की प्रतिदिन 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी एवं 40 टन जैविक खाद की निर्माण क्षमता होगी। अगला है बस्ती। तो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। तो सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ के लिए किया गया है? तो बस्ती जिले के लिए। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। तो सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 से संबंधित जिला बस्ती होगा। अगला है आपका ईट राइट स्टेशन। कौन सा स्टेशन? ईट राइट स्टेशन। जनवरी 2023 में भारत खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को, कौन सा स्टेशन? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है। दिसंबर 2022 में इससे पहले कानपुर रेलवे स्टेशन और नवंबर 2022 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन बना था। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन सा रहा है? तो वह प्रयागराज रेलवे स्टेशन रहा है। हाल ही में जनवरी में भी 2023 में ईट राइट का जो 5 स्टार रेटिंग के तहत मिला प्रमाणन पत्र है ईट राइट स्टेशन का, वो वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को मिला है। वह अभी तक वाराणसी के अलावा कानपुर रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल जो चर्चा में रहा वह अमेठी रहा है। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री, कौन सी? कोरवा आयुध फैक्ट्री से क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन होने की घोषणा की गई। भारत रसिया संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल्स की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। तो कोरवा आयुध फैक्ट्री है अमेठी में। यहाँ पर जो है क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का जो है वो पहला बैच का उत्पादन की घोषणा कर दी गई। अगला रहा है तराई एलिफेंट रिजर्व। चर्चा में रहा है क्योंकि एलिफेंट रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का या दूसरा तराई एलिफेंट रिजर्व होगा। कितने हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 2 हो चुके हैं तराई को लेकर के।
29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी प्रदान की तथा उसी दिन इसकी स्थापना की गजट अधिसूचना भी जारी की। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत एवं बहराइच जिलों के कुल जो 372.358 वर्ग किलोमीटर का इसका जो एरिया है विस्तारित इस एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग का क्षेत्र शामिल है। तो इसका जो ये पूरा एरिया होगा यह तराई एलिफेंट रिजर्व का होगा। यह देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एवं बिजनौर के बीच जो शिवालिक रीजन है, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था। तो ये रहा है, ठीक है। तो 2022 में नोटिफाई रहा। इसके पहले 20 साल पहले 2002 में जो है ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को जो है नोटिफाई किया गया था। किसके तहत? तो प्रोजेक्ट, जैसे आपका टाइगर है तो इसका प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992। प्रोजेक्ट जो आपका पूछा प्रोजेक्ट टाइगर बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ईयर 1973 का है और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जिला कारागार बुलंदशहर। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने जिला कारागार बुलंदशहर को जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के लिए 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग प्रदान किया है। तो हाल ही में FSSAI के द्वारा किस जिला कारागार को जो है 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है जिला कारागार बुलंदशहर को। जिला कारागार फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के बाद उत्तर प्रदेश का यह टैग पाने वाली दूसरी जेल है। अगला आपका है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। यह चर्चा में क्यों रहा? तो 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस संस्था को NABL की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को। इसी के साथ केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को NABH की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। यह संस्थान NABH की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला CCRAS के तहत पहला संस्थान है। अब यहाँ पर NABH आ रहा बार बार। NABH यानी नेशनल, जो आपका नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर है, इसकी जो है आधिकारिक मान्यता मिल गई। तो CCRAS के तहत है, यानी केंद्रीय आयुर्वेदीय जो विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो कौन सा संस्थान? याद रखिए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। अगला आपका गाजियाबाद है। यह 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया है मोदी ने। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन भी किया। अगला है आपका आजही ग्राम। 9 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में स्थित है आजही ग्राम, यहाँ पर स्थित भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन परिसर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का लोकार्पण किया। तो श्री कृष्ण बलराम मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मथुरा जिले में। कौन सा गांव है? आजही ग्राम। परिसर कौन है? भक्ति वेदांत गुरुकुल। इसके अलावा उन्होंने यहाँ कृष्ण डेयरी एवं इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो ये श्री कृष्ण से घूम ही जाओगे आप, मथुरा चले ही जाओगे, लगा दोगे आपका मन से वहाँ। चलिए ग्रेटर नोएडा की बात की जाए।
31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर का नाम योट्टा D1। तो योट्टा D1 आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो योट्टा D1 से चर्चा में रहा, तो योट्टा D1 से रिलेटेड ग्रेटर नोएडा लगाइएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर है। यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि हीरानंदानी ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे डेटा सेंटर पार्क के 6 डेटा सेंटर यहाँ, तो 6 में से ये पहला जो है होगा उत्तर प्रदेश में योट्टा D1 डेटा सेंटर। यह ग्रेटर नोएडा में है। 9 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। अगला है आपका रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। तो इसी के साथ 4 टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की। यह बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित होगा और बुंदेलखंड रीजन का पहला होगा। यह देश का 53वां होगा, उत्तर प्रदेश का चौथा होगा। ठीक है। अमनगढ़ बफर सहित, तो अमनगढ़ भी आपका एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन जब आप NTCA की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बफर जोन के रूप में जो है इसको संख्या के रूप में है ना, पहला दूसरा चौथा इस तरह नहीं दिया गया, वहाँ पर बफर जोन की टाइप में लिख दिया गया आपको। राज्य सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व यहाँ के 23,031 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया था। तो वहीं पर होगा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य रानीपुर वन्यजीव विहार में। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला बाघ अभ्यारण्य होगा। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वह 529 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि कोर क्षेत्र जो है वो 230.31 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ हो जाएगी तो ये 299.05 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य 3 बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो जो कि 2 का जो है ये पुरस्कार भी पा चुका था। तो ये रहा है, 4 हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। तो कई बार आप पढ़ चुके होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के निकट स्थित जो बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। अगला भाई अयोध्या है। तो 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, तो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा से आपको याद आ जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो आप चले जाइएगा अयोध्या, तो वहाँ पे आप लगा दीजिएगा टिक। तो स्वामी रामानुजाचार्य को शेषावतार माना जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा अयोध्या। इस स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी से संबंधित जो व्यक्तित्व होगा वह कौन होगा? स्वामी रामानुजाचार्य, इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। मठ इससे संबंधित श्री यदुगिरी यतिराज मठ। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी पूछा जाएगा तो डिग्निटी मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यानी अयोध्या पहुंच जाइएगा। अगला है आपका 16 अक्टूबर 2022 को इस्पात मंत्रालय के सचिव संजय सिंह ने भारतीय रेलवे के LHB व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित RINL के फोर्ज व्हील्स प्लांट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला है आपका प्रयागराज। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 2022 की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत जो स्वच्छ भारत अभियान 2 की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? आपके ऑप्शन में योगी आदित्यनाथ, PM मोदी, अनुराग ठाकुर, तो आप किसको लगाइएगा? अनुराग ठाकुर। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ, यानी पूरा महीना 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 31 तक स्वच्छ भारत अभियान 2। अगला है भाई गोरखपुर। 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम जंगल कौड़िया और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया के प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम की निर्माण लागत 10 करोड़ 16 लाख रुपए है। यह गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम है। तो
तो गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम महंत अवैधनाथ जी महाराज। अगला है आपका चुनार, तो चुनार डिस्ट्रिक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। तो 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क से संबंधित डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? चुनार हो जाएगा। आधारशिला जो रखी है यहाँ जो है ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल है। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में जो लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडार और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। तो लॉजिस्टिक्स पार्क से संबंधित डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर चुनार। अगला है आपका वाराणसी। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोस्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। तो वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की जो स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन आदान प्रदान किया है वह किसके साथ है? तो NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ज्ञातव्य है कि NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। तो भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 2022 में जो है 16 अप्रैल को कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसके अलावा यूपी में कहाँ पर बात की गई है? तो वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के नए रामसर स्थल 2 फरवरी 2022 को हर साल 2 फरवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाते हो? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश में का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में 29 जून 2021 को नामित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल अभी तक हैं। तो 10 जब रहा है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वाला रहा, लेकिन इसके बाद फिर और नोटिफाई हो गए। तो जब 49-50 रहे तो उस समय उत्तर प्रदेश रहा 10 के साथ, लेकिन अब वर्तमान में जानते हो आप 75 रामसर स्थल हैं। सबसे अधिक जो है वो तमिलनाडु में 14 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बृहद प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। बखीरा वन्यजीव 28.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित यह अभ्यारण्य वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। बखीरा वन्यजीव यह वन्यजीव विहार 80 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इससे पहले 8 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश की जो हैदर आर्द्र भूमि है इसको रामसर स्थल सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में 13 अप्रैल 2021 को नोटिफाई किया गया था। गंगा नदी के बाढ़ मैदान में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के फलस्वरूप वर्ष 1984 में इस आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ। यह आर्द्र भूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एकमात्र हिस्सा है। यह मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर जो है गंगा और सोलानी नदियों के बीच 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो हो गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा हैदरपुर आर्द्र भूमि। उसके अलावा तो 10 हो गए, तो 2 हो गया आपका बखीरा और हैदर। उसके बचते हैं 8। तो 8 कौन कौन से आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा स्टेट 2005 में, नवाबगंज पक्षी विहार है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार है, सरसई नवर झील है और सूर सरोवर झील। तो ये 8 हो गए प्लस बखीरा प्लस हैदर आर्द्र भूमि। टोटल 10 रामसर स्थल यूपी में हैं। अगला स्थल है जेवर। जेवर चर्चा में क्यों? 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 5000 एकड़ क्षेत्र में 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है।
इसका क्रियान्वयन संयुक्त उद्यम कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 37.5% है। नोएडा की 37.5 यानी 37.5 यूपी, 37.5 नोएडा और नोएडा की 37.5 और यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार की 37.5 प्लस ग्रेटर नोएडा की 12.5% बचती है 12.5, ये ईडा की है। इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का निर्माण 2024 तक पूरा होगा तथा यह 2040 तक पूर्णतः क्रियाशील होगा। 2040 तक जो है क्रियाशील होगा। यह भारत का पहला निवल शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा यह एनसीआर का। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के अन्य 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या में जो कि निर्माणाधीन है। तो इस तरह आपने चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल आपने कवर कर ली। अगला जो होगा वह पुरस्कार सम्मान से है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।